राधे राधे दोस्तों, संपूर्ण हिंदी साहित्य में आपका फिर से स्वागत है। मैं रेणु कुमारी। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि परीक्षाओं में अनेक बार पूछे गए हैं। सबसे पहला आता है कि 252 वैष्णवन की वार्ता जो कि गोसाई गोकुलनाथ द्वारा रचित है, और 84 वैष्णवन की वार्ता ये भी गोसाई गोकुलनाथ की ही रचना है। भक्तमाल, कविमाला, कालिदास हजारा आदि ग्रंथों में विभिन्न कवियों के जीवन व्रत एवं कृतित्व का परिचय दिया गया है, लेकिन इनमें कालक्रम, सन, संवत आदि का अभाव होने के कारण हम इन्हें साहित्य का इतिहास नहीं कह सकते। ये रचनाएं तो लिखी गई, लेकिन इनमें कालक्रम और संवत का अभाव होने के कारण इन्हें साहित्य का इतिहास नहीं माना गया है। कालिदास त्रिवेदी कृत, कालिदास त्रिवेदी ने कालिदास हजारा लिखी थी। इसमें 212 कवियों की 1000 कविताओं का संग्रह है। ये पूछा जाता है कि ये सारे पॉइंट ऐसे हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है कि कालिदास हजारा में कितने कवियों का वर्णन मिलता है, 212 कवियों का, और कविताएं कितनी संग्रहित हैं इसमें, 1000। अगला पॉइंट है, हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सबसे पहला प्रयास किसने किया था? गाडसदर तासी ने। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहते हैं? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रस्थान बिंदु किसे कहा जाता है? शिव सिंह सरोज को, जो कि शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित है। हिंदी भाषा में लिखा गया यह हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ भी माना जाता है, इसीलिए इसे प्रस्थान बिंदु कहते हैं। अगला पॉइंट है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक गाडसदर तासी रहे। सर्वप्रथम लेखक कौन थे? गाडसदर तासी। ये पेरिस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गाडसदर तासी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? इस्तवार द ला लिटरेचर इंडोई हिंदुस्तानी नाम से हिंदुई और हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा, जो कि सन 1839 में प्रकाशित हुआ था। इसका समय पूछा जाता है और किसने लिखा, कौन सा ग्रंथ लिखा, ये अनेक बार पूछे गए प्रश्न है। अगला पॉइंट आता है, प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक गाडसदर तासी को ही माना जाता है, जो कि निर्विवाद है। नलिन विलोचन शर्मा का ये कथन है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक गाडसदर तासी ही थे, ये निर्विवाद है, ये कथन है इनका। इस्तवार द ला लिटरेचर इंडोई हिंदुस्तानी के प्रथम भाग में कुल 738 कवियों का उल्लेख मिलता है, कवि और लेखक दोनों। कितने? 738। इनमें हिंदी कवियों की संख्या कितनी थी? मात्र 72 थी। बाकी जो थे वो सब उर्दू और अन्य भाषाओं के ही कवि और लेखक थे। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सर्वाधिक सहायता किससे ली थी? शिव सिंह सरोज से। जॉर्ज ग्रियर्सन कृत इनका ग्रंथ था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में कितने कवियों का वर्णन किया है? इसमें 952 कवियों का। आगे का पॉइंट है, प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, ये ग्रंथों के नाम भी पूछे जाते हैं कि यह ग्रंथ किसका है, तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास दर्शन है वो किसका है? नलिन विलोचन शर्मा का। हिंदी के विधेयवादी साहित्यवाद के आदि प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं, प्रत्युत्तर ग्रियर्सन हैं। नलिन विलोचन शर्मा ने शुक्ल जी को नहीं बल्कि ग्रियर्सन को ही हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास का प्रवर्तक माना। आगे का पॉइंट है, हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण जो है वह चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में सबसे पहले द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में हुआ है। भक्ति काल के विषय में क्या कहते हैं? भक्ति काल 16वीं 17वीं शती
को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सबसे पहले किसने माना? ग्रियर्सन ने। स्वर्ण युग किसको माना? भक्ति काव्य को ग्रियर्सन ने माना था। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में केवल हिंदी कवियों का ही उल्लेख मिलता है, जबकि इससे पहले जो हुए थे गारसद तासी ने जो लिखे थे उसमें हिंदी कवियों की तो बहुत कम स्थान दिया गया था हिंदी कवियों को, जबकि उर्दू और अन्य भाषाओं के कवि अधिक थे। लेकिन जो जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो लिखा था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसमें केवल हिंदी कवियों को ही स्थान दिया गया था। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का जो प्रकाशन है वह 1888 में हुआ था और द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ था। ये हिंदी साहित्य के इतिहास काल में काल विभाजन एवं नामकरण का सर्वमान्य प्रयास किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। ग्रियर्सन द्वारा किए गए काल विभाजन का आधार वैज्ञानिक नहीं है, कहीं साहित्यिक प्रवृत्ति हैं, कहीं रचनाओं का वर्ग और कहीं राजनयिक शासन तंत्र में विकसित साहित्य है। इन्होंने नामकरण का पहला प्रयास तो किया, काल विभाजन और नामकरण का, लेकिन इसमें कई अभाव पाए गए, जैसे वैज्ञानिकता का अभाव रहा, साहित्यिक प्रवृत्ति, रचनाओं का वर्गीकरण, ये सब इसमें नहीं किया गया था। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के 12वें अध्याय में काल विभाजन का स्पष्ट निर्देश है। जो काल विभाजन किया गया है वह कौन से अध्याय में किया गया है? 12वें अध्याय में। मौलवी करीमुद्दीन कृत तज़किरा-ई-शुअराई हिंदी में प्रथम बार काल क्रम का ध्यान रखा गया है, किंतु नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया है। इसमें काल क्रम का तो ध्यान रखा गया है, करीमुद्दीन कृत जो तज़किरा-ई-शुअराई हिंदी है उसमें, लेकिन नामकरण का प्रयास नहीं है इसमें। अगला पॉइंट है कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का कालक्रम वर्गीकरण करते हुए उनकी साहित्यिक प्रवृत्तियों को स्पष्ट करते हुए काल विभाजन किया है, अतएव इसे वास्तविक अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कहा गया है। हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कहने का जो कारण है वह क्या है कि जॉर्ज ग्रियर्सन का जो ये ग्रंथ है इसमें कवियों लेखकों का कालक्रम अनुसार वर्गीकरण करते हुए इसमें जो साहित्यिक प्रवृत्ति हैं उनका स्पष्ट वर्णन किया गया है और काल विभाजन किया है, इसीलिए वास्तविक अर्थों में इसे ही प्रथम इतिहास ग्रंथ कहा गया है। शिव सिंह सेंगर तथा ग्रियर्सन और विशेषतः मिश्र बंधुओं के साहित्य इतिहास ग्रंथों के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने व्रत संग्रह शब्द का प्रयोग किया है। शुक्ल जी ने किस नाम का प्रयोग किया है? व्रत संग्रह कहा है किसको? शिव सिंह सेंगर और ग्रियर्सन के, और मुख्यतः मिश्र बंधुओं के। इन तीनों के जो साहित्य इतिहास ग्रंथ हैं इनको रामचंद्र शुक्ल जी ने व्रत संग्रह नाम दिया है। मिश्र बंधुओं ने अज्ञात काल के अंतर्गत उन कवियों का आकार आदि क्रम से विवरण दिया है जिनका निश्चित कालक्रम ज्ञात नहीं है। जिनका निश्चित कालक्रम ही नहीं है उन्हें अज्ञात काल के अंतर्गत रख दिया है उन कवियों को। हिंदी साहित्य के इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सर्वप्रथम मिश्र बंधु विनोद में हुआ। इतिवृत्तात्मक लेखन का प्रयोग कहाँ पे हुआ? मिश्र बंधु विनोद में। मिश्र बंधु विनोद के द्वितीय भाग में अलंकृत काल का उल्लेख है। किसका? अलंकृत काल का। ये अलंकृत काल नाम किसको दिया था इन्होंने? रीति काल को। राम नरेश त्रिपाठी कृत कविता कौमुदी ने कविता कौमुदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र के पूर्व तक के 79 कवियों की जीवनी रचनाओं का संग्रह मिलता है। पादरी F.E. केई द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से प्रकाशित हुआ। अ हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर किसका था? पादरी F.E. केई का।
इसके बाद आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ था हिंदी साहित्य का इतिहास। यह सर्वाधिक व्यवस्थित और प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि इसमें कालक्रम का और उनकी साहित्यिक रचनाओं का को ध्यान में रखते हुए लिखा गया था। आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद इसी वर्ष कुछ और संशोधन करके इसमें काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा पुस्तककार में प्रकाशित किया गया। इसे पुनः सन 1940 में इसका संशोधित और परिवर्धित संस्करण प्रकाशित हुआ। पहले तो 1929 में प्रकाशित हुआ था, फिर इसमें कुछ परिवर्तन करके कुछ संशोधन करके 1940 में से दोबारा से प्रकाशित करवाया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसका प्रारूप छात्रों के उपयोग के लिए संक्षिप्त नोट्स के रूप में तैयार किया गया था, जो बाद में संशोधन के उपरांत काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका या फिर कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक नाम से प्रकाशित हुआ था। कब? 1929 में। पहले तो ये नोट्स के रूप में तैयार किया गया था। आचार्य शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन जो है सर्वमान्य और सर्व प्रचलित है। शुक्ल जी की महत्वपूर्ण स्थापनाएं अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन का प्रधान आधार किसको माना था? जनता की चित्तवृत्ति को। ये इनका कथन भी पूछा जाता है कि जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। डॉक्टर रमा शंकर शुक्ल रसाल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में आदिकाल को जयकाल नाम दिया और रीतिकाल को नाम दिया कलाकाल। आदिकाल को तो जयकाल कहा इन्होंने और रीतिकाल को कहा कलाकाल। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने रीतिकाल को नाम दिया कलाकाल। रीतिकाल का नाम कलाकाल रामकुमार वर्मा ने और रामशंकर शुक्ल रसाल ने, इन दोनों ने दिया। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अपने वाङ्मय विमर्श में आधुनिक काल को प्रेम काल नाम कहना उचित माना। किसको? आधुनिक काल को प्रेम काल नाम दिया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। डॉक्टर कृष्णलाल ने ज्ञानाश्रयी शाखा का नाम ज्ञान अभाश्रयी शाखा अधिक उपयुक्त माना। राजनाथ शर्मा ने संपूर्ण भक्ति काल को धार्मिक नवोन्मेष का काल कहा। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने रीति कालोत्तर युग को नवीन विकास का काल कहा। श्याम सुंदर दास ने क्या कहा? रीति काल को नवीन विकास का काल। आचार्य शुक्ल कृत हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के अंतर्गत जो द्वितीय उत्थान था उसको द्विवेदी युग के नाम से बुलाया जाता है। द्वितीय उत्थान को क्या कहा जाता है? द्विवेदी युग। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति क्या है? छायावाद। आधुनिक काल का जो अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है, तो उसमें जो तीसरा उत्थान उसको क्या कहा गया है? छायावाद। हिंदी साहित्य इतिहास में दोहरे नामकरण की जो प्रवृत्ति है उसका आरंभ किसने किया था? रामचंद्र शुक्ल ने। डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु युग को पुनर्जागरण तथा द्विवेदी युग को जागरण काल कहा। द्विवेदी युग को तो जागरण काल नाम दिया और भारतेंदु युग को पुनर्जागरण। किसने? नगेंद्र ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में कवियों की अपेक्षा कृतियों को प्रधानता दी। शुक्ल जी ने किसको? कृतियों को अधिक प्रधानता दी बजाय कवियों के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास का कालगत व प्रवृत्तिगत नामकरण किया है। हिंदी साहित्य का आदिकाल पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का व्याख्यान ग्रंथ है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सिद्ध करते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना? 7वीं-8वीं शताब्दी से। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? पुरानी हिंदी नाम से।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकालीन जिन 12 ग्रंथों का उल्लेख किया उसमें से परमाल रासो और पृथ्वीराज रासो का मूल रूप सुरक्षित नहीं है। मतलब इनका मूल रूप है ही नहीं। किस किस का? परमाल रासो का, पृथ्वीराज रासो का। और आदिकालीन जो ग्रंथ हैं इन्होंने 12 ग्रंथों को अपने उसमें स्थान दिया है। 12 ग्रंथों का इन्होंने उल्लेख किया अपने ग्रंथ में। तो इस तरह से हमारे ये महत्वपूर्ण तथ्य पूरे होते हैं और यह सभी बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इन्हें आप 1-2 बार जरूर वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।